अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक होगा स्ट्रक्चरलिज्म। बट स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज़ क्या होती हैं। बिकॉज स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक थेरी है और वो इस मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज़ में डिस्कस की जाती है। ये 7th सेमेस्टर में BS इंग्लिश के डिस्कस की जाती हैं। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज़ हैं क्या। तो मॉडर्न से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 20th सेंचुरी से रिलेटेड होंगी। और इसके बाद जो क्रिटिकल थेरीज़ हैं, इसकी ये जो स्टार्ट हुई थी 1930s में स्टार्ट हुई थी। इसके इनिशिएटर थे मैक्स हॉकमेयर। और इसमें हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक जो टेक्स्ट है, इसमें हमारा जो बेस होता है वो टेक्स्ट को हम बनाते हैं। एक टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, ये डिफरेंट थेरिस्ट अपनी अपनी थेरी के अकॉर्डिंग हमें बताते हैं। और ये मिड ऑफ 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। और इसका जो स्टडी होती है, आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आपने लैंग्वेज लर्निंग की थेरीज पढ़ी होंगी। तो लैंग्वेज लर्निंग थेरीज में आपने क्या पढ़ा कि एक चाइल्ड जो है वो किस तरह से लैंग्वेज एक्वायर करता है या लर्न करता है। ठीक है, उसके लिए आप कुछ ट्रेडिशनल थेरीज पढ़ते हैं, कुछ आप मॉडर्न थेरीज पढ़ते हैं। जैसे आप बिहेवियरिस्ट और चॉम्स्की की मेंटलिज्म वगैरह थेरीज वगैरह पढ़ते हैं। तो उसमें आपका मेन पर्पज़ क्या होता है कि एक जो चाइल्ड है ना, उसकी स्टडी करते हैं कि चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को कैसे लर्न करता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस किसके होते हैं, उसके इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट थे इसके आपको स्टांसेस याद होंगे। तो सेम इसी तरह से हमने मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज में टेक्स्ट को बेस बनाकर उसकी स्टडी करनी है कि जब एक राइटर जो है वो टेक्स्ट लिखता है तो उसके ऊपर क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। और मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज का मतलब मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है इसके लिए कि वो ऑप्रेस्ड जो आइडियाज़ है राइटर के या सोसाइटी में जो हो रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस राइटिंग के अंदर कैसे वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम ये डिफरेंट थेरीज़ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म जो है बेसिकली ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो फ्रांस में स्टार्ट हुई थी 1950s में। और इसमें जो मेन वर्क हम देखते हैं वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, और एक लिटरेरी क्रिटिक हैं रोनाल्ड बार्थ। इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम। और स्ट्रक्चरलिज्म एक मूवमेंट है तो इसका कोई ना कोई स्टांस होगा। तो इनका स्टांस ये है कि ये कहते हैं कि थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इन isolation, they have to be seen in the context of larger structures they are part of। तो इनका जो मेन स्टांस है कि वो यही कहते हैं कि जो एक टेक्स्ट है ना वो किसी लार्जर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई पार्ट है। ओके, तो इसका जो ये लार्जर स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये इस चीज़ को बेस बनाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वो बात करते हैं कि जो ये थेरी है ये स्टार्ट हुई थी फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। तो ब्रिटेन में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था, बिकॉज़ इससे पहले जो इनके पास मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता था वो होता था ह्यूमनिज़्म का। ह्यूमनिस्ट थेरी होती थी लिबरल ह्यूमनिज़्म की। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके खिलाफ थे। तो इसका ये जो यहाँ पे एक चिकन वाला कंसेप्ट है ये मैं आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ इजी वे में, और आपको अच्छे से इसकी समझ में आ जाएगी। तो अब स्ट्रक्चरलिज्म का पर्पस क्या है, वो ये कहते हैं कि जो जब हम कोई चीज़ को अंडरस्टैंड, किसी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उसको आइसोलेटेड फॉर्म में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक टेक्स्ट को हम उसके अंदर ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके लार्जर स्ट्रक्चर्स तक जाना पड़ता है। और वो टेक्स्ट जो है वो उन लार्जर स्ट्रक्चर्स का एक छोटा सा पार्ट होता है। और वो लार्जर स्ट्रक्चर्स कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जब आपके पास एक टेक्स्ट आता है तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए किस किस जगह पे जाते हैं, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, आप उसका राइटर देखते हैं, आप उसकी एज देखते हैं, आप उसके सोसाइटी देखते हैं, उसके पीपल देखते हैं। लाइक आप एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके लार्जर एरियाज़ में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरी मम्मा जो है वो सूप लेकर आ गई थी। आप लोग यहाँ देखें, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी ज़रूरी होती है। और ये इसमें ये चिकन और वेजीज मिक्स सूप था, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम स्ट्रक्चरलिज्म पर वापस आते हैं।
तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसका ये था मीनिंग। वो कहते थे कि जो मीनिंग्स हैं वो इनसाइड होते हैं टेक्स्ट में, मीनिंग्स आउटसाइड, सॉरी, मीनिंग्स इनसाइड नहीं होते बल्कि वो आउटसाइड होते हैं टेक्स्ट के। तो इसकी वो एग्जांपल देते हैं आगे, गुड मॉरो जो जॉन डन की पोम है उसमें से। इसकी एग्जांपल को आप अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम गुड मॉरो पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म का या स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं हम इसके लार्जर स्ट्रक्चर्स में जाते हैं हम उसका जॉनरा देखते हैं, एल्बा जॉनरा में लिखा गया है और ये एक डॉन सॉन्ग है। तो डॉन सॉन्ग का मीनिंग वो यहाँ से जनरेट करते हैं, अ पोएटिक फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम द 12th सेंचुरी in which lovers lament the approach of daybreak because it means that they must part। एल्बा और इस एल्बा के थ्रू वो उसका कल्चरल स्ट्रक्चर्स के पास के मीन्स के कल्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन तक जाते हैं और वहाँ से इनको आइडिया होता है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, पीपल थे, उनका लव के बारे में क्या था, पार्टिंग के बारे में क्या था और एल्बा सॉन्ग कैसे कैसे होते हैं, लाइक उनके लार्जर स्ट्रक्चर्स तक जा रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी जब एग्जाम्पल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी चीज़। तो इसमें आपने जब आंसर लिख रहा होना है तो आपने एक एग्जांपल लाजमी कोट करनी है, वो अभी गुड मोरो वाली कर दीजिएगा। और इसके बाद जो इनका मेन स्टांस था कि मीनिंग्स जो है वो लार्जर स्ट्रक्चर पे होते हैं, ये वाला कीजिएगा। मीनिंग इनसाइड होते नहीं होते, आउटसाइड होते हैं, ये कीजिएगा। ये इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुई ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। इसमें जो मेन वर्क्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक उनके नेम लिखने हैं। इसके बाद आपने इनको ये एग्जाम्पल बताने के बाद आपने इसमें आ जाना है, चिकन और एग वाला कॉन्सेप्ट बताना है आपने इसमें। जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो चिकन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। वो एक टेक्स्ट को, एक स्ट्रक्चर को एज अ चिकन लेते हैं। चिकन एज यू नो इज़ लार्जर इन साइज़ और एग जो है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। वो कहते हैं जो डन की पोम है वो एक छोटा सा इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, वो एक पार्ट है, वो एग है, ठीक है। और जो चिकन है तो वो उसका एल्बा स्ट्रक्चर और कॉटली लव और कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह सब कुछ जो है वो चिकन है। और स्ट्रक्चरलिस्ट का जो फोकस होता है वो चिकन के ऊपर होता है एग की निस्बत। और जो लिबरल ह्यूमनिस्ट होते हैं वो एग को ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इंडिविजुअल पोम को या डन की जो पोम जो राइटिंग है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको यहाँ पर चिकन का और एग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये आप ना लाजमी मेंशन कीजिएगा और ये एक अच्छा इम्पैक्ट और कंसेप्शन क्लियर आपकी शो करेगी कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है इसके बारे में। ओके, तो इसके बाद जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो एक जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये कंसेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म का, एक ग्रेट कंट्रोवर्सी बन गई थी बिकॉज़ जो स्ट्रक्चरलिज्म इन ब्रिटेन, जब ये ब्रिटेन में आई तो इसने जो कैम्ब्रिज रेवोल्यूशन थी ये स्टार्ट हो गई। कैम्ब्रिज रेवोल्यूशन जो है वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थी कि वो कहते थे कि they denied to interpret text through stylistic devices, discourse analysis and author context। तो मीन्स के वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थी, तो वो मीनिंग को कैसे अंडरस्टैंड करती थी इन आइसोलेशन, लाइक मीनिंग को, टेक्स्ट के मीनिंग को टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करते थे। वो कहते थे कि लार्जर स्ट्रक्चर्स में नहीं जाना, तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है या स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट को थ्रू कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें आप एस्कॉप्स टेल्स और शेक्सपियरियन का मॉडल देखें ट्रेजेडी का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कन्वेंशन किस तरह से बेस बना रहे हैं वो, लाइक ट्रेजेडी कैसे फॉलो होती करते हैं और टेल्स जो है वो किस एक स्पेसिफिक कन्वेंशन के थ्रू लिखी जाती हैं और रूल्स फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। सोसाइटी जो बनाती है रूल्स वगैरह उनको फॉलो करते हुए राइटर्स का राइटिंग स्टाइल होता है। तो ये सब चीज़ें एक लार्जर स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलती हैं और ये हम एक टेक्स्ट को जब रीड करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएँ, जब लार्जर स्ट्रक्चर में जाएँ तभी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी या कैम्ब्रिज रेवोल्यूशन थी वो इसके मीन्स के कहते थे कि इस चीज़ को हमने आइसोलेशन में फाइंड आउट करना है टेक्स्ट के मीनिंग को। इसके बाद आप लोग देखते हैं साइंस ऑफ फादर्स सशोर। साइन मीन्स के ये एक कंसेप्ट है सशोर, FD सशोर का, फर्डिनेंड डी सशोर का।
तो अब आप ना इसमें 3 चीज़ें देखेंगे। एक आप इसमें सशोर के कंट्रीब्यूशन देखेंगे, दूसरा आप इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे लेवी स्ट्रॉस उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और तीसरे नंबर पे आप क्रिटिक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे रोनाल्ड बार्थ। जब आपने लॉन्ग या डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होना है तो आपने इन 3 रेफरेंसेस को कोट करना है और स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी इन 3 बंदों के थ्रू आपने डिस्कस करनी है। अब सशोर का कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरलिज्म में कैसे आता है, उसकी जो थ्योरी ऑफ साइन है ना, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपने थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है कि ये स्विस लिंग्विस्ट थे और 19th सेंचुरी में इनका जो वर्क वगैरह। फिर आपने नीचे आना है, आपने इसकी बताना है कि इनका जो मेन स्टांस था वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करना था। ये इंटरेस्टेड थे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसके बाद इनका जो मेन कंसंट्रेशन था वो था हाउ मीनिंग्स आर मेंटेन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एंड ऑन द फंक्शन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑन द पैटर्न एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन यूज टुडे, ठीक है। तो लैंग्वेज की अब देखें ना, अगर आप लैंग्वेज लर्निंग की थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, लैंग्वेज लर्न कैसे हो रही है, लैंग्वेज इन यूज़ कैसे है, ESP जो वर्क में आ रही थी, और उसके बाद जो मतलब कि इंग्लिश के बाकी जो या लैंग्वेज के जो बाकी के फंक्शंस थे, रूल्स थे, पैटर्न्स थे, और लैंग्वेज इन यूज़ जो उसकी स्टडी की जा रही थी, उसकी बजाय ये किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ये ना देखते थे कि मीनिंग्स कैसे मेंटेन किए गए हैं और मीनिंग्स कैसे इस्टेब्लिश किए गए हैं। लाइक जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसके अंदर से जो मीनिंग ड्राइव करते हैं, तो इनका कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इनका मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज में स्ट्रक्चरलिज्म के साथ इनका कनेक्शन बन रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन में इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बोला कि जो मीनिंग्स हैं आर, ये अब बात किस पे कर रहे हैं, मीनिंग्स पे कर रहे हैं और लैंग्वेज पे कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मीनिंग्स आर आर्बिट्रेरी, मीनिंग्स आर रिलेशनल एंड मीनिंग्स आर लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। इन्होंने 3 चीज़ों पे बात की है। ओके, तो इसके बाद हम जब इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, सेकेंड इनका ये था रिलेशनल, एंड थर्ड पे इनका था कि लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है। ये आपको बुक से थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि इसमें चीज़ें उन्होंने अपने तौर पे लिखी होती हैं। ये जैसे आप इसको जब प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो आपको मिल जाती हैं। आप इसके अपने नोट्स बनाया करें। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए एक डिटेल क्वेश्चन की फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो या आप मुझे मेरे जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर PDF की फॉर्म में वो भेज दूँगी। बिकॉज़ बुक से जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको चीज़ें थोड़ी गिचमिच हो जाती हैं। तो आपको अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए इस क्वेश्चन पे, स्ट्रक्चरलिज्म पे, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जब आप बात करते हैं मीनिंग्स आर आर्बिट्रेरी, इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि मीनिंग्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं। हर एक लफ्ज़ का या हर एक किसी भी एक चीज़ के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसमें वो कहते हैं देयर इज़ नो इनहेरिटेड कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड व्हाट इज़ डिज़ाइनेटेड। तो यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं जैसे कि हर्ट की। The word hurt is not in any way appropriate to its meaning and linguistic sign are arbitrary like the cat। अच्छा, अब देखें कैट है तो उसको कहीं पे बिल्ली और कहीं पे किटी कहा जाता है, और हट जो है कि किसी ज़ुबान किसी जगह पर हट के मीनिंग एक छोटी झोंपड़ी हो सकती है, या किसी घर को भी हट के तौर पे वो मीनिंग में ले सकते हैं। लाइक अब वो उनके कन्वेंशन और रूल्स के ऊपर है कि वो हट किसको कहते हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि वो हट किस चीज़ को समझते हैं। अब अगर वो कैट है तो एक कैट की फॉर्म को अगर वो ले रहे हैं, एक कैट जैसी शक्ल कोई एनिमल है, उसको वो कैट कह रहे हैं, कहीं पे उसको किटी कहते हैं, कहीं पे उसको बिल्ली कहते हैं। तो इस तरह से आप ना मीनिंग्स जो है वो कहते हैं आर्बिट्रेरी होते हैं। और ये यहाँ पर भी आगे बात करते हैं, जैसे फेयर है, वर्ड है फेयर, उसके पास्ट में मीनिंग्स जो थे वो ब्यूटीफुल के लिए सिर्फ यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन अब हम फेयर को वाइट स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑनेस्ट पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। तो वो कहते इस चीज़ पे बात करते हैं कि एक जो टेक्स्ट के अंदर मीनिंग्स है वो आर्बिट्रेरी होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ से फिर आगे क्वेश्चन राइज होते हैं। और इसके बाद जो इनका सेकंड स्टांस था वो था रिलेशनल के मीनिंग्स आर रिलेशनल। वो ये होता है, इसमें ये होता है कि आपका एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए, या एक मीनिंग के बाद आप उसका दूसरा मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको एडजॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पैराडिग्मेटिक चेन देखते हैं आप, एडजॉइनिंग वर्ड्स, या आप इस तरह से कीवर्ड्स जो हैं इनको आप हाईलाइट कर लिया करें। तो इससे आपको ये होता है कि आप अपने एग्ज़ाम में
इन कीवर्ड्स के थ्रू कंसेप्ट अपने रिमाइंड करके आप लिख सकते हैं। अब ये वर्ड है हॉवल, शेड, हर्ट, हाउस, मैंशन, पैलेस। अब ये इसके एक जैसी ही शक्ल की चीज़ है, उसके लिए अब कोई बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, अब है वो घर जैसी चीज़। तो कहते हैं अगर आपने पैलेस को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको मेंशन का पता होना चाहिए। अगर आपने मेंशन के मीनिंग समझने हैं तो आपको हाउस का पता होना चाहिए। तो अगर आपने हाउस को समझना है कि हाउस किस शक्ल का होता है तो आपको हट पता होना चाहिए कि उसके कंपैरिजन में हट कैसा होता है। तो इस तरह से आप ना मीनिंग्स जो है वो रिलेशनल है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन का हाँ कंसेप्ट आता है इसमें। उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि आप जब मेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उसका जो ऑपोजिट है वो फीमेल होगा। और जैसे कि डार्क एक चीज़ डे है तो नाइट होगी, गुड है तो बैड होगा। तो इस तरह से भी रिलेशनल आप बाइनरी ऑपोजिशन में भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑपोजिट्स, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर एक चीज़ अगर डे है, अगर डे नहीं है तो मीन्स कि ये अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो मीन्स कि वो क्या है, नाइट है। तो आपको नाइट के मीनिंग कहाँ से मिल गए, डे से मिल गए, ठीक है। तो इसमें एक और ये चीज़ होती है कि जो फर्स्ट चीज़ होती है उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है और सेकंड जो होती है उसको बुरा कंसिडर किया जाता है। लाइक वाइट के मीनिंग्स जो हैं वो अच्छे समझे जाते हैं और जो ब्लैक है उसके मीनिंग है अपोजिट ऑफ वाइट, लेकिन उसके मीनिंग्स जो हैं वो अच्छे नहीं समझे जाते हैं। लाइक उसको डार्क और पैसिमिज्म और सैडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से डे और नाइट का भी है। आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद आगे जाते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड पे वो बात करते हैं, इसमें आपने ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप दो से तीन अच्छे तरीके से एग्जांपल्स अपने माइंड में बिठा लेंगे तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर थर्ड पे वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। अब वो ये क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। लाइक हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमारे जो मीनिंग्स होते हैं वो हमारे कन्वे होते हैं। और उसमें उसने चैन की बात की थी, इसमें वो चॉइस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि एक वर्ड है, टेररिज्म की एग्जांपल थी और एक वर्ड है टेररिस्ट। तो उसके जो मीनिंग्स हैं वो एक बंदे के लिए वो टेररिस्ट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो टेररिस्ट है, लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो क्या है, फ्रीडम फाइटर है। तो वो ये कहता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे माइंड के ऊपर रिले करती है कि हमने किसी चीज़ को क्या मीनिंग्स देने हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो बेसिकली सबसे मेन चीज़ देखते हैं लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव में, वो आप ये देखते हैं कि किसी भी मीनिंग के या जो भी बात कही गई है उसके 3 वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन होता है जो आपका वर्जन होता है, ठीक है, जो आपके लिए सच होता है, एक मेरे लिए जो सच होता है, और एक जो एक्चुअल ट्रूथ होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखें, इसको याद पढ़ें। तो बेसिकली मीनिंग्स जो है वो हम इसी तरीके से ड्राइव करते हैं। अब जो टेररिस्ट है वो अपने लिए फ्रीडम फाइटर है, किसी और दूसरे बंदे के लिए वो टेररिस्ट है, लेकिन एक्चुअल ट्रुथ जो है वो कुछ और होता है, ठीक है। जो सारी स्टोरी को बताता है कि बेसिकली वो टेररिस्ट है या फिर वो एक फ्रीडम फाइटर है। इसके बाद आप लैंग एंड पैरोल का देखते हैं। जब लैंग्वेज एज अ सिस्टम और स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो लैंग में आती है, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें प्रॉपर एक कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको वो एक किस्म का लैंग समझ लें आप। और जो पैरोल होता है वो गिवन अटरेंस होती है किसी भी लैंग्वेज की, तो आप उसको कोई पर्टिकुलर यूज़ ऑफ वर्ड्स समझ लें, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पे इन ब्रॉडर सेंस समझना है और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो लैंग जो है वो आपके स्ट्रक्चर्स और कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो आपके माइंड में होती हैं, और जो पैरोल होता है वो आपका प्रैक्टिकल यूज़ होता है और उसके बाद आप उसको एक इंडिविजुअल टेक्स्ट के तौर पर भी समझ सकते हैं। इसके बाद लैंग और पैरोल के बाद वो आप इसका साइन और सिग्निफिकेंस वाला सिग्निफाइड वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन है साइन थ्योरी है। तो साइन में एक ऑब्जेक्ट होता है, थिंग होती है, चीज़ होती है जो जिसको हमने बताना होता है, उसके जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस या हम उसके जो वर्ड और इमेज यूज़ करते हैं वो हमारा सिग्निफायर होता है, और जो उसके लिए हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं,
वो सिग्निफाइड होते हैं। मीन्स के अगर एप्पल कंपनी देखें, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो एक साइन यूज़ करते हैं एप्पल का। तो अब एप्पल का साइन वो क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली एप्पल के जब आप सिग्निफिकेंट मीनिंग्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये नॉलेज को रेफ़र करता है। ये एक अगर रिलीजियस मीनिंग में जाएँ तो एक होली फ्रूट के तौर पे भी समझा जाता है। तो जो इसके पीछे कंसेप्शंस हैं एप्पल कंपनी के, तो वो कंसेप्शन जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वो आपके सिग्निफाइड होते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन जब एप्पल आपने लिख दिया या आपने कोई शेप दे दी उसको, क्योंकि उनका तो एप्पल वो साइड से वो कटिंग भी हुआ हुआ होता है ना, तो उस शेप को सिग्निफायर कहते हैं, फिजिकल एक्सिस्टेंस को, ठीक है। और बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो एप्पल इटसेल्फ क्या है, वो एक साइन है। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, इसके बाद हम बाकी कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। ओके, तो इसके बाद स्कोप ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। तो स्कोप मीन्स के कितनी ये एक्सटेंडेड है। तो इसमें आप जो बाकी दो कंट्रीब्यूशन हैं वो देखेंगे, जिसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आते हैं और रोनाल्ड बार्थ आते हैं। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हैं, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कल्चरल स्टडी की होगी। तो इसमें इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ, इनका जो मेन है का वर्क वो इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ है। जब आपने इनको हाईलाइट करना है तो आपने इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ। जैसे कि उन्होंने सजेस्ट किया था फिर कि इस मिथ में उन्होंने कैसे स्टडी की। इन्होंने कहा कि द इंडिविजुअल टेल मीन्स के पैरोल from a cycle of myths did not have a separate and inherited meaning but could only be understood by considering its position in whole cycle length and similarities and differences between tale and others। तो इसका मीनिंग क्या है इस प्रॉपर पूरी लाइन का? वो ये कहते हैं, जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉरी वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल टेल है वो पैरोल होती है। लाइक अगर आप देखें डन का वर्क देखें, उसको एक इंडिविजुअल वर्क है, वो पैरोल होगा। लाइक एक अटरेंस दी गई है किसी भी कंसेप्शन को, ठीक है, फ्रॉम अ साइकिल ऑफ मिथ्स। सो यहाँ पे आप अगर इडिपस को अपने माइंड में रखें एज एग्जाम्पल, इंडिविजुअल टेल जो इडिपस लिखी गई वो एक पैरोल है फ्रॉम अ साइकिल ऑफ मिथ्स डिड नॉट हैव द सेपरेट एंड इनहेरिटेड मीनिंग। उनके वो कहता है कोई सेपरेट और इनहेरिटेड मीनिंग्स नहीं है, उसके अपने मीनिंग्स नहीं है, बट वो मीनिंग्स जो हैं वो कहाँ से अंडरस्टैंड किए गए हैं, वो एक लार्जर स्ट्रक्चर और एक होल साइकिल से अंडरस्टैंड किए गए हैं, जिसको आप उसकी सोसाइटी के तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको आप लैंग कह सकते हैं, जो एक कंसेप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी, एप्पल कंपनी की उनकी कंसेप्शन क्या हो सकती है, वो लार्जर स्ट्रक्चर पे अपने नॉलेज और अपने इंटेलेक्चुअल को ज़्यादा जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो लैंग है, होल साइकिल जो होता है वो लैंग होता है। एंड इसके बाद ये होता है कि जब आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करें तो वो यही कह रहे हैं कि जब इडिपस मिथ लिखी गई तो एक इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ इडिपस थी जो कि पैरोल थी, बट उसका जो कॉन्टेक्स्ट था होल साइकिल ऑफ टेल, वो किससे कनेक्ट होता है? सिटी ऑफ थीब से। उस टाइम जो थीब में चीज़ें चल रही थी, सिचुएशन चल रही थी, लव का, हेट्रेड का जो कंसेप्शन था वो सारा उस टेल के अंदर हमें शो किया गया है। तो मीन्स के एक जो इडिपस की जो मिथ है वो एक उस पूरी सोसाइटी का एक पार्ट है, एक इंडिविजुअल पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें बाइनरी ओपोजिशन का कंसेप्ट देखेंगे, जो मैंने पहले पीछे ही बताया आपको। एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें ये डायडिक पेयर्स आते हैं। इसके बाद आप इसमें ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि जब आपने स्ट्रक्चरलिस्ट का प्रोसेस जो है वो कहते हैं कि आप पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं। लाइक एक जो टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर चीज़ है, तो उससे आपने जर्नल की तरफ जाना है। लाइक आपने उसमें ये देखना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, किन किन एरियाज़ के या किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर वो लिखा गया है। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे रोनाल्ड, वो एक जो है क्रिटिक हैं। अब हमने इसमें देखा एक लिंग्विस्ट का भी रोल देखा है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी देखा है, रोनाल्ड बार्थ का देखेंगे। रोनाल्ड बार्थ ने बेसिकली इसमें ये बताया है कि उन्होंने कल्चरल स्टडी की है इसके ऊपर, और जैसे वो बॉक्सर का और एक रेसलर का मीनिंग बताते हुए करते हैं। आपने इसका इंट्रोडक्शन करना है, मिथोलॉजीज़ के ऊपर स्टडी की थी इन्होंने, ये डेट्स वगैरह आपने मेंशन करनी है। और इसके बाद आपने जो इनकी मेन एग्जांपल है
ये वाली रेसलिंग वाली, बॉक्सिंग वाली जो है, एक जो बॉक्सर होता है वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को शो करता है, लाइक उसने अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को शो करते हुए एक बॉक्सिंग का जो प्रोसेस है वो है, और लेकिन जो रेसलिंग होती है वो एक एग्रेशन को शो करता है, उसमें ईवल और गुडनेस भी आती है। तो इस तरह से जो वर्ड्स या उसकी लिखने के पीछे, स्टोरीज लिखने के पीछे जो सारी थियरी होती है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर, कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। तो यहाँ पर इनके कुछ कोड्स हैं, वो कोड्स आप लोगों ने कर लेने हैं। 5 कोड्स इन्होंने दिए थे। उसमें उसमें एक आते हैं प्रोरिएटिक कोड, हर्मेन्यूटिक कोड, कल्चरल कोड, सेमी कोड एंड सिंबॉलिक कोड्स। तो इनकी आपने शॉर्ट से डेफिनेशन कर लेनी है, इनका डिफरेंस कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद ये कोड्स बिल्कुल लिखे हुए हैं। जो प्रोरिएटिक कोड होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं इंडिकेशन ऑफ एक्शंस, और इसके बाद जो हर्मेन्यूटिक होते हैं ये कोड आपको बताते हैं कि नैरेटिव, सस्पेंस, और इसके बाद जो कल्चरल हैं वो आपको बताते हैं कि कॉमन नॉलेज, और सेमियोटिक कोड आपको कनेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव कोड्स होते हैं लिंक टू थीम, एंड सिंबॉलिक कोड्स जो आपको बताते हैं कि एक लार्जर स्केल पे, लाइक जो सिंबॉलिक होते हैं, लाइक एक वर्ड को खास तौर पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो जो क्रिटिक्स हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं क्रिटिक्स, ये क्या करते हैं, ये प्रोज नैरेटिव्स को देखते हैं, और उसमें वो ये देखते हैं सबसे पहले पर्टिकुलर जानरा क्या है, इंटरटेक्सचुअल कनेक्शंस कैसे हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी आपको पता होगा भी, एक जो टेक्स्ट है वो दूसरे टेक्स्ट को कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोजेक्ट मॉडल अंडरलाइन यूनिवर्सल नैरेटिव्स, मतलब कि जैसे आप शेक्सपियर की देखते हैं तो उसमें यूनिवर्सल थीम वगैरह भी यूज़ किए गए हैं, यूनिवर्सल नैरेटिव्स को ये अंडरस्टैंड करते हैं। एंड उसके बाद ये नोशन ऑफ नैरेटिव एज कॉम्प्लेक्स एंड रिकरेंट थीम, मतलब कि बार बार जो यूज़ होने वाले थीम और मोटिव्स क्या हैं, जिसमें आप एस्कोप की टेल्स भी देखते हैं, ठीक है। सेकेंड भी बताते हैं कि ये लिटरेचर को देखते हैं या किसी भी टेक्स्ट को देखते हैं पैरेलल फॉर्म में, कि अगर मिथ ए और मिथ बी, एक राइटिंग में मिथ ए दी हुई है, दूसरी बी दी हुई है, तो उनके दरमियान में पैरेलल क्या है, लाइक सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का। नंबर 3 पे, एंड ये क्या करते हैं, सिस्टम्स ऑफ साइंस को यूज़ करते हुए मतलब कि थीमेटिक या पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। कल्चरल जो है, जो कोड्स के थ्रू आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जब अंडरस्टैंड प्रॉपर रीडिंग देंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो उसमें आपको ये कोड्स जो है आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन के तौर पर कि स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तक का सफ़र मीन्स के कैसे ट्रांसफ़र हुआ स्ट्रक्चरलिज्म तक। तो जो जोनाथन कॉलर हैं एंड रोनाल्ड बार्थ, ये दो बंदे जो हैं ये मिड वे समझे जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, बिकॉज इनका जो वर्क था, बार्थ का जो वर्क है एस ओवर जी एंड 5 कोर्स जो इसने कल्चरल दिए हैं, ये स्टडी को रोकते, यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, बल्कि ये उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये सिट ऑन द फेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मीन्स के जैसे एक दीवार होती है, इन दोनों के दरमियान में जो लाइन आती है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये उसके दरमियान में तकरीबन आती है इनकी स्टडीज़, जोनाथन कॉलर की और रोनाल्ड बार्थ की। और इसके बाद जो फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म अगर आप वो देखें तो ये एक किस्म का रिव्यू भी हो जाएगा इसका। सबसे पहले आपने इसको बता देना कि ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई, कब हुई, इसका एज टाइम पीरियड बताना है आपने। और इन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन ऑफ मीन्स के इन्होंने एनालिसिस किया था वर्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़, और इन्होंने लॉजिकल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सोसाइटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, सोशल और लार्जर स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। और जो मीनिंग्स होते हैं वो सोसाइटी जो है ना क्रिएट करती है, वो इंडिविजुअल जो है वो खुद क्रिएट नहीं करता। और इंडिविजुअल इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ आर नॉट क्रिएटेड बाय हिम। और एवरीथिंग जो है वो आउटसाइड होती है। सो श्योर एज अ फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी समझे जाते हैं। उन्होंने साइन की जो थ्योरी दी थी उसी से आगे ये एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड स्पीच आर डिफरेंट, लैंग्वेज इज़ सोशल एंड उसके बाद जो स्पीच होती है वो डिफरेंट होती है, स्पीच इंडिविजुअल होती है। और उसके बाद वो कहते हैं लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पीच, साइन एंड सेमियोटिक्स। और यहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूशन जो है बार्ट्स का और लेवी स्ट्रॉस का उन्होंने एक्सटेंड किया है इसको, स्ट्रक्चरलिज्म को। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो की। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और बाकी मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।